वेल हेलो एवरीवन। सो फार हमने जो मोस्टल ईएमएफ डिस्कस किया उसके बेसिस पर हमने फाइनली ये देखा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जब भी अपन किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके एंड्स के अक्रॉस हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, वी बी इंटू एल आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज़ कि वी बी एल तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर एक बेसिकली मोस्टल ईएमएफ का एक एनर्जी कंसिडरेशन डिस्कस करना है। अब इस एनर्जी कंसिडरेशन में हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मोस्टल ईएमएफ इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली वही वाला पार्ट है जो अपन लेंज लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे कि मोस्टल ईएमएफ डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक वैलिड चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक सिचुएशन दी गई है। अगेन हमको एक यू शेप का फ्रेम दे रखा है, उसके ऊपर एक रॉड लगा कर दिया है पी क्यू। देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड बी जो क्रॉस नेचर का है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट एंड गोइंग इनवर्ड्स, और इस रॉड का लेंथ अपन को एल दे रखा है। ठीक है, जैसे ही अपन ने यहाँ पर एक लूप सेटअप किया हमको यहाँ पर कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं। लेट रेडिस्टेंस ऑफ पी क्यू बी आर। ठीक है, दैट इज इस पी क्यू वाली ब्रांच का रेडिस्टेंस आर लिया है अपन ने, और रेडिस्टेंस ऑफ क्यू आर आर एस और एस पी को अपन ने नेग्लेक्ट किया है, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर अपन को एक रॉड दे रखा है और अगर अपन उसे टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड v से मूव करते हैं तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड कितना आएगा। नाउ वी नो द आंसर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी वी बी इंटू एल। ठीक है, तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो वी बी इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना हो तो वो अपन आराम से लेंज लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। दैट इज अगर अपन इस रॉड को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। सिंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में प्रेजेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसका डायरेक्शन इनवर्ड्स है तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट इज एक और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके लिए यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। सो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है हम उसे अपोज कर पाएंगे। लेट दिस करंट बी आई। ठीक है, नाउ इस करंट की वजह से सर्किट में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ईएमएफ की पोलैरिटी के बेसिस पर अपन ने कहा था कि यहाँ हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी होगी और यहाँ हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। ठीक है, ना अगर इस सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है और हमको इस सर्किट में अगर करंट निकालना है तो वी कैन सिंपली यूज ओम्स लॉ। ठीक है, तो करंट इन द सर्किट विल बी आई, दैट विल बी इक्वल्स टू ई बाई आर, दैट इज ईएमएफ अपॉन रेडिस्टेंस, और रेडिस्टेंस इस पूरे लूप में सिर्फ पी क्यू में ही था तो आर। तो करंट इस सर्किट में कितना हो जाएगा, वी बी एल बाई आर। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब हम इस कंडक्टर पी क्यू को बोल सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ये उसका वैल्यू है। ठीक है, और अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी। सो अगर अपन इस पीक्यू वाले रॉड को एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह देखें तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पी क्यू, इट विल बी एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आई इंटू एल क्रॉस बी होगा। इसमें एल वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है, दैट इज इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपने बोल रखा है ऊपर से नीचे, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एल और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी आई एल बी। ठीक है, और अगर अपन करंट का वैल्यू भी यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग वी इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स जो आपके इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा होगा। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एल क्रॉस बी। ठीक है, और अगर वापस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है तो एल वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है, और अगर एल वेक्टर इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंडर की डायरेक्शन में है तो बाय राइट हैंड थंब रूल हमेशा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैसे आएगा, भाई ये तो एल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और नीचे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ चला जाएगा, राइट साइड की तरफ। तो अगर अपन इस डायरेक्शन को यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो आपके इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा होगा। ठीक है, नाउ इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को देखिए आप, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है
और हम लोग अपने इस लूप को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप या ये सिस्टम फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। अगर आप देखो तो हम इस रॉड को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। रॉड को अंदर की तरफ पुश करने से यहाँ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए इमीडिएटली फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग गया। दैट इज दिस सिस्टम is basically opposing the change in magnetic flux by applying a magnetic force in outward direction। समझ आ रही बात? अब अगर ये मैग्नेटिक फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लगेगा तो ये बेसिकली प्रिवेंट करेगा हमें इस लूप को या इस रॉड को अंदर की डायरेक्शन में मूव करने से, ठीक है। लेकिन अगर अपन को इस रॉड को विद अ कांस्टेंट स्पीड अंदर की डायरेक्शन में मूव करना ही है, इसके लिए डेफिनेटली अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स इस रॉड पे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको अपन यहाँ एफ एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एफ एक्सटर्नल अंदर की डायरेक्शन में लगेगा तभी जाकर अपना रॉड अंदर की तरफ पुश होगा, लेकिन इमीडिएटली हम पर एक मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में भी लगने लग जाएगा। ना शुरू से ही हम अपने डिस्कशन में ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा इस रॉड को एक कांस्टेंट स्पीड से ही अंदर मूव करना है। नाउ टू मूव द रॉड विद अ कांस्टेंट स्पीड, हमेशा इस रॉड को कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए इस रॉड का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये एफ एक्सटर्नल और ये एफ मैग्नेटिक हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है। सो दिस एफ एक्सटर्नल एंड दिस एफ मैग्नेटिक आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ अगर अपन को इस रॉड को अंदर की डायरेक्शन में मूव करना है, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से बेसिकली हम लोग इस रॉड को एक पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो in this case the power which is supplied by external agent वो हो जाएगा P is equal to F external into V, ठीक है। ये है पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, कि भाई इस पावर की हेल्प से हम लोग अल्टीमेटली इस रॉड को अंदर मूव करेंगे, बिकॉज वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। और किसी बॉडी पर अगर एक फोर्स F काम कर रहा हो और वो उस बॉडी को अगर V स्पीड से मूव करा रहा हो, तो पावर सप्लाइड बाय द फोर्स विल बी F इंटू V। दैट इज वाई यहाँ पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल इंटू V हो जाएगा। पर अपन पहले ही कोट कर चुके हैं कि F एक्सटर्नल हमेशा F मैग्नेटिक के बराबर रहेगा, तो हम यहाँ पर F एक्सटर्नल की जगह FM का वैल्यू यूज कर सकते हैं। दैट इज V इंटू एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर इंटू V, ठीक है। सो पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? V स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। सो द पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस रॉड इन इनवर्ड डायरेक्शन इज V स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। ये पावर अपन ने सप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, इस पावर को सप्लाई करने के बाद क्या होगा? अगर ये रॉड अंदर की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा, और ये उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। पर आप देखो कि इस पूरे के पूरे लूप में रेजिस्टेंस R सिर्फ PQ में प्रेजेंट है और उसके थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है, और अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली एक पावर डिसिपेशन भी होगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि इस पूरे लूप में पावर डिसिपेशन कितना हुआ है, वी कैन से पावर डिसिपेटेड P विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और अगर करंट का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, इट विल बी V B L बाई R विच इज V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, और इसे सिंप्लीफाई करने पर हमको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R, ठीक है। एंड नोटिस वन थिंग कि जो पावर डिसिपेटेड है और जो पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो दोनों बराबर आए हैं। इसका मतलब जितना भी वर्क हम यहाँ करेंगे इस रॉड को अंदर की डायरेक्शन में पुश करने में, दैट वर्क डन गेट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम जितना वर्क कर रहे हैं उतना ही एनर्जी हमारे सिस्टम में जनरेट हुआ है। और पावर के टर्म्स में बोले तो वी कैन से कि जितना पावर आपने इस रॉड को अंदर पुश करने में अप्लाई किया है उतना ही पावर अल्टीमेटली सिस्टम में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गया है, ठीक है। सो दिस मोशनल ईएमएफ इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ना क्वेश्चंस कभी कभी इस चीज़ को पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, या किस लिए हमें ये पावर सप्लाइड करना पड़ता है, हमको ये एक्सटर्नल एजेंट की पावर क्यों अप्लाई करनी पड़ती है। ना एक्सटर्नल एजेंट की पावर इसलिए अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि ये एफ मैग्नेटिक आपके इस रॉड को अंदर नहीं जाने देगा।
बिकॉज जब भी आप इस रॉड को अंदर की तरफ पुश करोगे तो ये आपको बाहर की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली द पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ड्यू टू द फैक्ट कि आप पर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो इसे ओवरकम करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा, दैट इज वाई द पावर, ठीक है। दिस इज द रीजन। सो आई होप मोस्टली ईएमएफ वाला जो पार्ट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।